है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टॉपिक क्या कि बेल्जियम में पावर कैसे शेयर किया गया, ये हमने देखा। हमने ये भी देखा कि श्रीलंका के अंदर पावर कैसे शेयर किया गया। अभी जो टॉपिक है ना, उन दो टॉपिक से ये निष्कर्ष निकलता है कि पावर को शेयर क्यों करना चाहिए। हालांकि वो जो टॉपिक था ना, एक जो हम लोग देख रहे थे, एक बेल्जियम का, और दूसरा जो हम लोग देख रहे थे श्रीलंका का। ये बस ये दिस आर द एग्जाम्पल कि क्यों किसी भी कंट्री में पावर को शेयर करना चाहिए, ये एग्जाम्पल था। तो इसको कारण देखते हैं, उन दोनों एग्जाम्पल से किस प्रकार के निष्कर्ष निकलते हैं, आउटकम्स आते हैं जो सेटिस्फाइड करता है कि पावर को शेयर करना क्यों चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला जो काउज निकल के आ रहा है वो है रिड्यूस द रिड्यूस द reduce the possibility of conflict, possibility of conflict। हम अभी क्या डिस्कस कर रहे थे, अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, पॉइंट शुरू हुआ था कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, और इसे हम समझने का प्रयास कर रहे थे इन दोनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो पहला हमने एग्जाम्पल यहाँ पे बताया, दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसको कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स, टू अपोजिंग ग्रुप्स, दो अपोजिट ग्रुप्स जो होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए हमें शेयर करना चाहिए पावर को, ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम हो। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख रहे थे श्रीलंका का, तो श्रीलंका में दो ग्रुप्स आपस में फाइट कर लिया, सिन्हालीज और तमिल। बेल्जियम में ये चीजें नहीं हुआ, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है जब हम पावर को सही तरीके से शेयर करते हैं। अच्छा, दूसरा दूसरा क्या है, इट लीड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब ये क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहने का मतलब है कि अगर पावर को बेस्ट तरीके से, सही तरीके से शेयर किया जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब जो इन्वायरमेंट होता है पॉलिटिक्स का, वो स्थिर हो जाता है, वो बार बार चेंज नहीं होता है। जैसे श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ, फिर सरकार बदली, वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ, बट बेल्जियम में ये चीजें देखने को नहीं मिली। तो पावर अगर सही तरीके से शेयर हो तो पॉलिटिक्स भी क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। स्टेबल मतलब क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट काउज क्या है पावर शेयरिंग का। तो नेक्स्ट काउज हम कह सकते हैं मेजोरिटी मेजोरिटी कैन नोट रूल्ड ओवर, रूल्ड कह सकते हो, या कैन नॉट इम्पोज द बिल, सॉरी दियर बिल, एक सेकेंड, दियर विल ऑन माइनॉरिटी। ये कह रहा है क्या कि ये जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, जिनकी संख्या ज्यादा किसी देश में होती है, वो अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी सारे पावर्स को माइनॉरिटी पे ना थोप दे। इस चीज से भी बचाने के लिए हमें पावर को सही तरीके से शेयर करना चाहिए। मतलब पावर अगर शेयर करना है तो सिन्हालीज कैसे दबाव बना दिया था, वो दबाव ना बने, इसलिए भी पावर को शेयर करना सही तरीके से जरूरी है। तो ये तीन काउज पहले हम देखें। पावर शेयरिंग का पहला काउज देखें, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा देखें, इट लीड्स टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और तीसरा देख रहे थे, मेजोरिटी अपनी इच्छा से जो कर रहा है ना वो ना कर सके, इसलिए हमें पावर को शेयर करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद कभी कभी ऐसा होता भी है कि ये जो मेजोरिटी जब किसी माइनॉरिटी के ऊपर जब हावी हो जाता है ना किसी भी कंट्री में, तो कभी कभी शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब छोटे समय अवधि के लिए ये बेनिफिशियल होता है कंट्री के लिए। लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो फिर क्या होता है कि कंट्री में दोनों को लॉस होता है, मेजोरिटी को भी और माइनॉरिटी को भी। कंट्री का इकोनॉमिकल पॉलिटिकल लॉस होता है, वो तो होता ही है, और इन दोनों को भी लॉस होता है। अच्छा, अगले काउज पे चलते हैं। अगला काउज क्या है पावर शेयरिंग का। अगला काउज पावर शेयरिंग का हो जाएगा, अगला काउज पावर शेयरिंग का हो जाएगा, इट इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अब पहले लिख लें इसको जरा। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, मतलब ये इट का मतलब पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट कहने का मतलब है ना कि बिना इसके, बिना पावर शेयरिंग के डेमोक्रेसी का कोई वैल्यू है ही नहीं। स्पिरिट मतलब आत्मा, किसी के शरीर से अगर स्पिरिट बाहर हो जाए, एनर्जी खत्म हो जाए, तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं। सेम लाइक दैट
अगर डेमोक्रेसी से पावर शेयरिंग के मेथड को हटा दिया जाए तो डेमोक्रेसी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसीलिए इसे स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ओके, दूसरा उसके बाद अगला काउज क्या हो सकता है? अगला काउज है कि ये हमें लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। डेमोक्रेसी जो है ये हमें एक सही सरकार प्रोवाइड करता है, इसलिए पावर को शेयर करना चाहिए। तीसरा, यहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं, यहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं, गवर्नमेंट जो होता है ना, गवर्नमेंट जो होता है इलेक्टेड बाई सिटीजन्स। गवर्नमेंट का चुनाव कौन करता है? तो पब्लिक चुनाव करता है। पब्लिक के पास पावर होता है, वो गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये सब काउज हो गया, ये सारा का सारा एक काउज है, पॉइंट बना हुआ है जो ये डिसाइड करता है कि किसी भी कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर को शेयर क्यों करना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक चीज देखने वाली बात है कि यहाँ पे देखो हमने 1 2 3 लिखा नंबर और फिर से यहाँ पे हम 1 2 3 लिख रहे हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? तो पावर शेयरिंग का मेन रूप से 2 ही काउज होता है। यहाँ बहुत सारा पॉइंट दिख रहा है बट होता है 2। तो 2 कौन सा होता है? तो चलो इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। ये जो ऊपर वाला काउज है इसको कहा जाता है प्रूडेंशियल काउज, और ये जो आपको नीचे वाला ये जो दिख रहा है तुमको, ये हो गया मोरल काउज। देयर आर ओनली 2 काउज ऑफ पावर शेयरिंग, फर्स्ट इज प्रूडेंशियल काउज एंड सेकेंड इज मोरल काउज। अब कह सकते हो व्हाट मीन्स प्रूडेंशियल? तो देखो प्रूडेंशियल को भी समझते हैं। इसको कहते हैं बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन या फिर बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन। मतलब इसको पहले समझ लो, इसको समझना कैसे है, क्या प्रूडेंशियल का मतलब पहले समझ लो। देखो हमने किसी चीज को देखा, किसी इंसिडेंट को देखा, और देखने के बाद पहले हमने उसको ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद डिसाइड किया कि वो चीजें गलत है या सही। उस चीज को कहा जाता है प्रूडेंशियलिटी, मतलब प्रूडेंशियल करना, ऑब्जर्व करना। या फिर और उदाहरण देखो, सपोज दैट जब ऑनलाइन क्लास नहीं चला करता था, थोड़ा बाहर निकल गया टॉपिक से, ऑनलाइन क्लास जब नहीं चला करता था तो लोगों से अगर बात किया जाता ना कि ऑनलाइन क्लास बेटर नहीं है, तो लोगों को लगता था हाँ सच में बेटर नहीं है। फिर लोगों ने क्या किया, चलो करके देखते हैं। अब ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया, आप उधर से बैठ के पढ़ो, बहुत सारा डिस्टेंस दूरी है, और हम इधर से पढ़ा रहे हैं, लेकिन दिख रहा है क्या कि ये सही है। तो हमने पहले क्या किया, इस इंसिडेंट को, ये इवेंट्स को हमने किया, फिर ऑब्जर्व किया कि ये सही है कि गलत। ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि ये सही है। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन के बाद अगर किसी डिसाइड पे हम पहुंचते हैं, किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं, तो उसको प्रूडेंशियलिटी या प्रूडेंशियल कहा जाता है। तो ये जो काउज दिख रहा है ना, ये प्रूडेंशियल है क्योंकि इसे किसी कंट्री से रिलेट करके ऑब्जर्व किया गया। श्रीलंका को ऐड कर लो इसमें, बेल्जियम को ऐड कर लो, आराम से एडजस्ट हो जाएगा। अब ये मोरल है। मोरल मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी है तो ये चीजें होने की संभावना 90% 100% हो सकती है। मॉरलिटी मतलब क्या होता है, बस सही है, सब लोग कर रहे हैं इसलिए बस सही है, दिस इज द मॉरलिटी। तो देयर आर ओनली 2 काउज फॉर पावर शेयरिंग, पहला प्रूडेंशियल काउज एंड दूसरा है मोरल काउज, जिसमें अलग अलग हमने पॉइंट बनाया। एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो चलो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को समझने से पहले लोगों को बिलीफ देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं कि पहले ये जो गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट की हम लोग आज बात करते हैं, इस गवर्नमेंट के बारे में पीपल्स का नोशंस क्या हुआ करता था। पीपल्स नोशंस ऑन गवर्नमेंट, मतलब पीपल का व्यू क्या हो जाता था। अगर हम एंशिएंट टाइम में जाएं तो लोगों को लोग ये माना करते थे कि जो गवर्नमेंट है ना, जो पावर है गवर्नमेंट का, वो एक व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। एक व्यक्ति मतलब जो राजा है उसके हाथ में होना चाहिए, फिर जो भी उनका रूलर है, सरदार है, मुखिया, उनके हाथ में होना चाहिए। सबके हाथ में पावर नहीं होना चाहिए था। ये पहले एंशिएंट टाइम में माना जाता था और लोग इसी पैटर्न को फॉलो किया करते थे, क्योंकि एंशिएंट टाइम में, एशियट क्या, टिल 18th सेंचुरी तक हमने यही पैटर्न देखा गवर्नमेंट के पावर का। लेकिन जब डेमोक्रेसी आई वर्ल्ड लेवल पे, तो डेमोक्रेसी आया तो स्लोली स्लोली लोगों का जो सोच था गवर्नमेंट के पावर को लेके, गवर्नमेंट को लेके नहीं, गवर्नमेंट के पावर को लेके, वो बदलने लगा। उनको लगने लगा क्या कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है एक व्यक्ति के हाथ में, ये एक व्यक्ति के हाथ में की जगह पे क्या होना चाहिए, उनके हाथ में होना चाहिए, जिसको हमने चुना, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया, उनके हाथ में होना चाहिए। तो गवर्नमेंट भी क्या होगा, अपने कंट्रोल में होगा।
तो यहाँ पे ये नोशंस था पहले, एंशियंट टाइम और मॉडर्न टाइम में ऐसे सोच बदला। तो अभी देखने वाला है कि अगर एक टॉपिक जो है ना, टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो अभी ये समझना है कि वर्ल्ड लेवल पे, अगर पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल चले जाएं, तो वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी डेमोक्रेसीज है, उन सारे डेमोक्रेसीज में पावर के अरेंजमेंट का सिस्टम कितना हो सकता है। देखो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, लेकिन हम इसको कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग। अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग भी कह सकते हैं। मतलब अगर मान लो हम दो चार अलग अलग कंट्री का एग्जाम्पल देखें, सपोज दैट हम अमेरिका का देख रहे हैं, जापान का देख रहे हैं, चाइना का देख रहे हैं, या दूसरे देश का देख रहे हैं, तो फिर उन सारे देशों में डेमोक्रेसी अगर है, तो वहां पे पावर को शेयर करने के तरीके क्या है, इस पे बात करने वाले। क्या बताना चाह रहा है अरेंजमेंट क्या बताना चाह रहा है, ये तो समझ में आ गया। तो अब ये सवाल है कि कितने तरह के होते हैं। अगर वर्ल्ड के सारे डेमोक्रेसीज को देखें तो फॉर्म्स को शेयर करने के कितने तरीके होते हैं। तो चलो पहले उन तरीकों को देखते हैं। फर्स्ट अरेंजमेंट जो है वो है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दिस इज द फर्स्ट अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग। दूसरा है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये दूसरा हो गया। तीसरा है एमॉन्ग सोशल ग्रुप्स, एंड नंबर फोर्थ है एमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स। अब इन चारों का मतलब समझते हैं। क्या हम बता रहे हैं कि दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसीज को देखो, जब पावर शेयर करने की बात आएगी ना, तो यही चार पैटर्न वो फॉलो करेंगे। चार करेंगे, कोई दो करेगा, कोई तीन करेगा। तो पहले चारों का मतलब समझते हैं, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंट्री कौन से फॉर्म्स को अडॉप्ट किए हुए है। तो सपोज दैट पहला की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के पावर्स को उसके डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स में। ऐसा और नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट का तीन ऑर्गन्स होता है मेन रूप से। पहला ऑर्गन्स का नाम है लेजिस्लेचर, दूसरे का नाम है एग्जीक्यूटिव और तीसरे का नाम है जुडिशियरी। तो इन तीनों के बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में जब पावर को बांटा जाता है, तो इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल क्यों? क्योंकि देखो यहां पे जो पावर है ना, ये हॉरिजॉन्टली बांटा जा रहा है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब इस सिस्टम को चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। इसको कहा जाता है चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम, यानी इसको हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। क्यों ऐसा कहते हैं? तो इसके पीछे भी कारण है। चेक्स एंड बैलेंस क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण क्या है कि लेजिस्लेचर का जो काम होगा, एग्जीक्यूटिव्स का जो काम होगा, मतलब इन तीनों का जो भी फंक्शन है या फिर इन तीनों का जो भी पावर्स है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को चेक करते हैं। लेजिस्लेचर का जो फंक्शन होगा, हो सके एग्जीक्यूटिव उसको चेक करेगा, एग्जीक्यूटिव का जो फंक्शन होगा, हो सके जुडिशियरी उसको चेक करेगा, और तीनों जब एक दूसरे को बीच में तालमेल बैठा के चलेंगे, बैलेंस बैठा के चलेंगे, तब क्या होगा, सरकार बैलेंस में रहेगा और सरकार स्मूथ वे में रन करेगा। जैसे उदाहरण देते हैं, सपोज दैट लेजिस्लेचर में, इंडिया में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, तो लॉ तभी बनेगा जब उसमें सारे एग्जीक्यूटिव्स इन्वॉल्व होंगे। देखो दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ गया। यदि लॉ फेल हो गया, लॉ को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर जुडिशियरी भी अपना रोल दिखाएगा। तो इन तीनों ने क्या किया, एक दूसरे के काम को चेक किया। अब जैसे चेक किया तो सरकार बैलेंस में आ गया, इसीलिए इसको कहा जाता है चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। तो ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड जहां भी कंट्री में डेमोक्रेसी होगी, ये सिस्टम तो पक्का होगा ही होगा। अब दूसरा आ जाओ, दूसरा कह रहा है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ये क्या होता है? इसको कहोगे द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन या अमॉन्ग, डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल में जब पावर को बांटा जाता है, जिसको कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। सपोज दैट वर्टिकल कैसे बनेगा, तो किसी कंट्री में देखते हो ना कि सबसे हायर पावर होता है सेंट्रल लेवल, फिर उसके बाद दूसरा आता है
स्टेट लेवल, फिर उसके बाद तीसरा आता है लोकल लेवल। तो ये पावर जो यहाँ पे है ये कैसे बढ़ रहा है, पावर वर्टिकली बढ़ रहा है। सेंट्रल ज्यादा पावरफुल है, उससे कम पावरफुल स्टेट है, और फिर उससे कम पावरफुल लोकल है। तो पावर वर्टिकली क्या हो रहा है, डाउनवर्ड, नीचे जा रहा है, इसीलिए इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। तो ये वाला सिस्टम भी अमॉन्ग मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसको भी अडॉप्ट करता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे कंट्रीज में सिर्फ ये दो ही लेवल रहता है, सेंट्रल और स्टेट, और ये लोकल जो रहता है ना ये नहीं रहता। लेकिन यहां भी क्या, लेवल में तो बढ़ ही रहा है पावर, इसलिए इसको हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब आगे आ जाओ, अगला है एमॉन्ग सोशल ग्रुप्स। तो सोशल ग्रुप्स को हम पहले क्या कहेंगे, लोगों का एक बना हुआ कम्युनिटी। यहाँ पे सोशल ग्रुप को हम दूसरे लैंग्वेज में हम कम्युनिटी भी कह सकते हैं। अब कम्युनिटी के लिए सेपरेट गवर्नमेंट, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग पढ़ रहे थे पीछे एग्जाम्पल बेल्जियम का। तो बेल्जियम में देखे थे कि बेल्जियम का एक थर्ड लेवल का गवर्नमेंट है, जिसका नाम क्या है, बेल्जियम के थर्ड लेवल के गवर्नमेंट का नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट हम वहां पे क्या पढ़े थे कि हर कम्युनिटीज का, डच का, फ्रेंच का, जर्मन का, हर कम्युनिटीज का एक अपना सरकार होगा, जिसको कहा जाएगा कम्युनिटीज गवर्नमेंट। तो ये जो गवर्नमेंट है ना, ये सोशल ग्रुप का गवर्नमेंट है। तो इंडिया में इसी गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है, और बेल्जियम में इसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है। तो ये सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को बांटा गया, ये शो ऑफ कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि ये सारा कंट्री में हो, ये सारा कंट्री में हो ये जरूरी नहीं है। अब लास्ट आ जाओ, लास्ट क्या है, अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज और अमॉन्ग प्रेशर ग्रुप। पॉलिटिकल पार्टीज हम समझ रहे हैं, प्रेशर ग्रुप समझ में आता है, तो प्रेशर ग्रुप भी देखते हैं। ये कह सकते हो एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसा लोगों का समूह, ऐसे ओरली बोल रहे हैं, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु प्रेशराइज्ड द गवर्नमेंट व्हेन दे नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज। जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी को पास किया और पास करने के बाद लोगों का एक समूह है जो उस पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना है कि आप क्या करो, इस पॉलिसी को या तो चेंज करो या फिर वापस लो, विदड्रॉ करो। तो ऐसे ग्रुप को प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। तो इस प्रेशर ग्रुप के पास और पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी कुछ कुछ पावर होती है कुछ देशों में। तो जैसे उदाहरण के तौर पे, उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा, जैसे अपने कंट्री में, सपोज अपने कंट्री में बीजेपी शासन कर रहा है, तो बीजेपी पावर में है, और उसके अपोजिट में कांग्रेस है, और भी दूसरी बहुत सारी पार्टियां हैं। तो कांग्रेस भी क्या कर रही है, जब इच्छा है वो सरकार को क्रिटिसाइज कर सकता है, जब भी सरकार कोई गलत काम करती है। तो अपोजिशन पार्टी के पास पावर है तभी तो वो ऐसा कर रही है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी को पावर दिया जा रहा है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, पावर यहां भी शेयर हो रहा है। प्रेशर ग्रुप के पास पावर है तभी तो वो सरकार के पॉलिसीज पे क्वेश्चंस को रेज कर रहा है, अगर पावर नहीं होता तो ये रेज नहीं करते। तो कुछ कुछ कंट्री ये पैटर्न भी फॉलो करती है। तो ये चार पैटर्न जो भी हम देख रहे थे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज वाला, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ये दोनों पैटर्न को फॉलो करता है, अरेंजमेंट को। ये कुछ कुछ कंट्री में रहता है, और ये तो बहुत कम देशों में, सपोज अपने इंडिया में है, बाकी कंट्री में है या नहीं नहीं जानते, बट यहाँ पे अपने कंट्री में, और ये तीन जो है ये कॉमन हो जाता है। तो ये लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने सीखा हाउ आर पावर अरेंज्ड इन द डेमोक्रेसीज, या फिर हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग।